नजीन, नॉर्थ कोरिया की बहुत बड़ी एंट्री हो रही है। किम जोंग उन बहुत बड़ी एंट्री उन्होंने ईरान जंग के अंदर की है। उनकी आज स्टेटमेंट जारी हो रही है। उन्होंने कहा है कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं ईरान को सपोर्ट करने के लिए, एनी ऑफ द सपोर्ट वो करने के लिए तैयार हैं। अगर ईरान की जानिब से रिक्वेस्ट की जाती है सपोर्ट की तो वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट जारी की है कि हमारा एक मिसाइल ही काफी है इसराइल को डिफीट करने के लिए, इसराइल की तबीयत साफ करने के लिए हमारा एक मिसाइल काफी है। तो उन्होंने अपना जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसकी तरफ इशारा किया है। और अगर आप कुछ महीने पीछे चले जाएं तो दिमित्री मेदवेदेव जो हैं उन्होंने पिछली जंग में ये स्टेटमेंट जारी की थी कि कुछ मुल्क तैयार हैं ईरान को बना बनाया न्यूक्लियर जब देने के लिए, एक तरह न्यूक्लियर बनाने में सपोर्ट, न्यूक्लियर देने के लिए तैयार हैं कुछ ममालिक। तो वो किस मुल्क का इशारा कर रहे थे, दुनिया में कौन से न्यूक्लियर ममालिक हैं? तो वो जाहिर है नॉर्थ कोरिया का इशारा कर रहे थे। तो आज किम जोंग उन ने कहा है कि हमारा एक मिसाइल काफी है। तो एक मिसाइल कन्वेंशनल तो जाहिर नहीं हो सकता, वो न्यूक्लियर ही की बात कर रहे हैं। तो पूरे मीडिया में ये खबर पड़ी हुई है। अच्छा, अब नॉर्थ कोरिया जो है उन्होंने एक आध महीना पहले ही ये स्टेटमेंट जारी कर दी थी और हमने आपके साथ शेयर भी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो हम इसे सिर्फ ईरान पर हमला नहीं देखेंगे, हम इसे देखेंगे एक एशियन सिक्योरिटी के तनाजुर के अंदर के पूरे एशिया की जो सिक्योरिटी है वो अंडर अटैक है। और इस वक्त अगर आप देखें तो पूरा एशिया हिला हुआ है, क्योंकि जो एनर्जी है वो तो पूरे एशिया की यहां से जा रही है। और फिर एशियन नेशन के ऊपर एक एक करके अमेरिका चढ़ दौड़ रहा है। और अमेरिका ज़ाहिर ईरान पर तो नहीं रुकेगा। अगर वो यहां पर जीत गया, उसके अहदाफ हासिल हो गए, तो वो इस मोमेंटम को आगे बढ़ाएगा। इसके बाद ट्रंप और नेतन्याहू दुनिया को कैसे चलाएंगे? किसी मुल्क के सामने डिमांड्स रखी जाएंगी और अगर वो नहीं मानेगा तो उस पर बमबारी कर दी जाएगी। ये इसके बाद ऐसे ही उन्होंने दुनिया चलानी है ना। तो नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हम इसे एशिया के सिक्योरिटी के तनाजुर में देखेंगे। और जिस दिन ईरान पर अटैक हुआ है उस दिन जो नॉर्थ कोरिया की स्टेटमेंट आई है वो बड़ी अहम थी और वो बड़ी सख्त थी। उसके अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई, जो वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए, जो पिछली बार ईरान पर हमला हुआ था उससे ये कहीं ज्यादा हार्श वर्डिंग जो थी वो नॉर्थ कोरिया ने इस्तेमाल की है। तो आज उन्होंने कहा कि भाई हम पूरी तरह तैयार हैं। तो नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना, ये तीन मुल्क सबसे बड़े इत्तेहादी हैं ईरान के। और जो लास्ट CIA का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आया था उन्होंने इन चार मुल्कों को अमेरिका के लिए, अमेरिकी एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया था। तो इन मुल्कों की जो सपोर्ट है ईरान के लिए वो फैसला कुन साबित होगी जंग के नताज के हवाले से। और ये देखिए OIC वर्ल्ड एक अलायंस बना रही थी इन मुल्कों के साथ। OIC के अगर आप बड़े ममालिक देखें तो वो इन्हीं के साथ जो अलायंस बना रहे थे, रशिया के साथ, चाइना के साथ, ठीक है ना। तो अब ये OIC के ऊपर एक वर्ल्ड वॉर छेड़ दी गई। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने पूरे OIC देखें, OIC के जो बड़े ममालिक हैं ये रीजनल कंट्रीज है ना, जिसको आप OIC कहते हैं, जो डिसीजन मेकिंग कंट्रीज हैं या जो बड़ी पावर्स हैं OIC की, इकोनॉमिक, मिलिट्री, वो सब अंडर अटैक आ चुके हैं। तो जिनकी लैंड्स के ऊपर जो ग्रेटर इजराइल बनना है, तो इजराइल ने कभी चाइना पर जाकर अटैक नहीं करना है। और अमेरिका भी पता नहीं चाइना के साथ लड़ेगा बरहरास या नहीं लड़ेगा। वो आज तक 100 साल 80 साल हो गए, वो सोवियत यूनियन से तो नहीं लड़ा। कोल्ड वॉर उसने 30-40 साल लड़ी, वो उसमें तो उसने कभी सोवियत यूनियन पर बरहरास जब हमला नहीं किया, वो कभी करेगा भी नहीं। क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि अगर वो इस हद तक बात दिमाग हो गए और रशिया और चाइना के ऊपर जाकर अटैक कर दिया बरहरास्त, तो दैट वुड मीन के गेम ओवर फॉर देम, फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी ना। तो इसलिए आप देखिए कि 80 साल हो गए वो सोवियत यूनियन फिर रशिया को तबाह कर रहे हैं। अभी यूक्रेन की जंग वो प्रॉक्सी वॉर छेड़कर बैठे हैं, लेकिन बराह रास्त हमला नहीं किया। यहां भी वो जापान और ताइवान और फिलिपाइन और साउथ कोरिया को लड़वाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वर्ल्ड वॉर यही है जो इस वक्त छिड़ गई है। और OIC के तो भाई सारी की सारी OIC तो इसमें ड्रैग हो गई ना। तो OIC के लिए तो ये आलमी जंग ही हुई। और उनके तमाम जो कंट्रीज हैं जो आलमी जंग के बाद, पहली आलमी जंग के बाद बने हैं, वो तो सब के सब इस वक्त उनके बॉर्डर्स रीड्रॉ वो करने जा रहे हैं। उनको अपने हिसाब से नए अंदाज में तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आलमी जंग में ही होता है जब आप तमाम बॉर्डर जो हैं पूरे का पूरा रीजन रीड्रॉ कर देते हैं। ये आलमी जंग के बगैर तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब नॉर्थ कोरिया को, किम जोंग उन को गुस्सा किस बात पे आया? ज़ाहिर है वो ईरान के इत्तेहादी भी हैं और ईरान पर जो हमला वो पहले ही अपना इजहार कर चुके हैं, हम ईरान पर खड़े होंगे। लेकिन आज जो एक बहुत बड़ा गुस्सा उनको आया है, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि साउथ कोरिया अचानक एक्टिव हुआ है। और साउथ कोरिया की मिलिट्री ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि हम अपना एयर डिफेंस है वो अतिया करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ। हम साउथ कोरिया ने एंट्री की है, हम ईरान के खिलाफ अपना एयर डिफेंस देने जा रहे हैं। यानी पता नहीं साउथ कोरिया को अचानक क्या हुआ है, एक्टिव हो गए हैं वो अचानक। अच्छा, साउथ कोरिया ने कभी किसी जंग में आगे पीछे इनका कोई किरदार नहीं है, लेकिन यहां पर ये इनको बड़ा इन्होंने काफी एक्साइटमेंट का इजहार किया है और अपना एयर डिफेंस और वो कहते हैं हमें नॉर्थ कोरिया से इतना खतरा है, ये खतरा है, वो खतरा है, लेकिन अपना एयर डिफेंस जो है थर्ड और ये वो सारा तिया करने जा रहे हैं किसको? मिडिल ईस्ट में। और ज़ाहिर वो इजराइल के प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। तो इस पर किम जोंग उनको गुस्सा चढ़ा। अच्छा, मतलब हम इतने मिसाइल इतना कुछ लेकर बैठे हुए हैं और हम चुप करके बैठे हुए हैं, तुम एंट्री करने जा रहे हो। अच्छा, तो चलो सही है। तो उसके बाद उनकी ये स्टेटमेंट आई है कि हम भी आ रहे हैं और बड़े तरीके से आ रहे हैं, हमारा एक ही मिसाइल काफी होगा। तो इस तरह से अब ये दो मुल्क जो हैं वो भी यानी कि इसके अंदर जो ड्रैग हो रहे हैं। इसी तरह
आप ये इक्वेशन देखिए कि एक मुल्क है वो इसमें शामिल होता है तो उसकी इजहार है किसी के साथ दोस्ती है, किसी के साथ दुश्मनी है, तो वो भी उसमें ड्रैग हो जाएगा। तो इस तरह से इस जंग का जो स्केल है वो बढ़ता चला जाएगा। और अब सेंटकॉम कह रहा है कि 100 दिन चाहिए हमें, और तो 100 दिन तक पता नहीं ये जंग कहां से कहां जब वो फैल चुकी होगी। अच्छा, अब ईरान ये कह रहा है कि हम बड़ी पावरफुल और बड़ी पेनफुल स्ट्राइक्स जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। हम नए वेपन जो इससे पहले इस्तेमाल नहीं हुए, अब इनको अगले 24-48 घंटों के अंदर जो वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसराइल से जो आज नंबर सामने आए हैं, 1600 से ज्यादा कैजुअलिटीज इसराइल में हो चुकी हैं, बड़े नंबर्स हैं। और इसराइली इस वक्त जब वो बंकर्स के अंदर बैठे हुए हैं, मुसलसल सायरन बज रहे हैं, धमाके हो रहे हैं और जनाब अली कैजुअलिटीज हो रही हैं, और अभी ये सेंसरशिप है। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प चीज देखिए, CNN के नुमाइंदे तेहरान में फिर रहे हैं, देख रहे हैं और बता रहे हैं कि यहां पर तो सब दुकानें भी खुली हुई हैं और लोग मतलब एक मामूल की एक तरीके से चीजें चला भी रहे हैं। ज़ाहिर जंगी माहौल है, लेकिन फिर भी CNN के नुमाइंदों को इसराइल में गिरफ्तार किया गया है कि तुम ये रिपोर्ट क्यों कर रहे हो। अंदाजा करें, अब अमेरिकन को भी जाग जाना चाहिए। CNN तेहरान में फिर रहा है, खुलेआम रिपोर्टिंग कर रहा है, इसराइल में उसको पकड़ा गया कि तुम ये क्यों रिपोर्ट कर रहे हो। तो जनाब अली, चूंकि इसराइल में नुकसान बहुत हो रहा है तो उसको वो सेंसिटिव, लेकिन उसके बावजूद 1600 से ज्यादा नंबर ये इसराइली हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिए हैं, और इसमें सोल्जर्स शामिल नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। ये दीज आर नॉट द सोल्जर्स, ये जो आगे पीछे फिर गिर रहे हैं तो उसमें ये सारी कैजुअलिटीज है। तल अवीव और गुश्तन ये सारे धमाकों से गूंज रहे हैं, और अब तो हिजबुल्लाह जो है वो हाइफा तक भी पहुंच चुकी है। तो वो एक मुकम्मल खौफ का आलम है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि मैसिव इवैक्यूएशन वहां से शुरू हो जाएंगे अगर ये सिलसिला इसी तरह से जब जारी रहा। क्योंकि इसराइल ने जो अपनी सबसे बड़ी लंबी जंग लड़ी है वो पिछली 12 दिन की जंग थी, जिसमें बाकायदा मिसाइल बरसे हैं इसराइल पर, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। तो अब ये अगर 20 दिन ये जंग चलती है और ईरान के मिसाइल इसी तरह से बरसते हैं और इसराइल का एयर डिफेंस कमजोर होता चला जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से मामला बड़ा दिलचस्प है और डेंजरस है, है, लेकिन इसमें दिलचस्प बात क्या है, वो ये है कि शदीद जिल्लत हो रही है इसराइल और अमेरिका की इस बात पर कि जंग तुमने छेड़ी है, 40 साल की प्लानिंग तुम्हारी है, सुपर पावर्स तुम हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान कंट्रोल करके बैठा हुआ है, दुनिया की इकॉनमी वो हिला रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो इस जंग का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू था भाई, इस जंग का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ था। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो ईरान कंट्रोल करके बैठा हुआ है। वो कह रहा है हम किसी का ऑयल यहां से नहीं जाने देंगे, तो कंट्रोल तो उसके पास है। तुमने अभी तक क्या किया है, उनके उस लीडर को निशाना बनाया है जो रोज एक ही जगह पर आकर बैठता है, उसका वही ऑफिसर सारी दुनिया को पता है। ये तुमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। इसराइल ने इसके अलावा तो कुछ अचीव नहीं किया, और असैसिनेशन इज नॉट एन अचीवमेंट, ये गैंगस्टर रवैया है, और रेजिस्टेंस के खिलाफ, ईरान के खिलाफ ये असैसिनेशन काम नहीं आती। और आपके सामने आज 7वां दिन है, जवाबी हमले सोफिस्टिकेटेड तरीके से और साइंटिफिक तरीके से जारी हैं। तो अब उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा रहे हैं, ये कल खुल जाएगा, ये परसों खुल जाएगा, हम आ रहे हैं, हम ये कर देंगे। तो ये एक मामला वहां पर चला हुआ है, शदीद इनकी जिल्लत हो रही है। ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट आई है अमेरिका की, यानी जो उनके बड़े इदारे हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है, $100 से ऊपर ऑयल जाने वाला है विद इन डेज, इसी वीक के अंदर, 2-4 दिन के अंदर अगले जो है वो ऑयल $100 से क्रॉस जो वो करने जा रहा है। अब ये $80 को क्रॉस कर चुका। तो अरामको बंद हो चुकी है, LNG की प्रोडक्शन बंद हो चुकी है, जहाज वहां पर फंसे हुए हैं, और रशिया कह रहा है कि हम भी सप्लाई बंद करें। रशिया की सप्लाई बंद होगी तो उसके बाद पता नहीं क्या होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश की वजह से अगले चंद दिनों के अंदर जो ऑयल है वो $100 से ऊपर जाने वाला है, और ज़ाहिर है इससे महंगाई का एक तूफान सुनामी दुनिया में आने वाला है। अभी बहुत सारे मुल्कों में ये एहतियात शुरू हो गई है कि इतना ऑयल इस्तेमाल किया जाए, वर्क एट होम किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, एक जब वो क्वांटिटी मुख्तस की कर दी जाए कि बस इतना ऑयल और गैस देना है। ये इकदाम दुनिया में शुरू हो गए हैं। तो अब देखिए, वायलेंस तो गजब में हो रहा था, जेनोसाइड भी हो रही थी, तो दुनिया इतनी नहीं हिल रही थी। अब चूंकि एक रियल एक्शन हुआ है ना, तो अब दुनिया हिल रही है। हालांकि दुनिया को गजा पर हिल जाना चाहिए था कि आप एक ऐसी एंटिटी को अलाउ कर रहे हैं वायलेंस के लिए, तो वो फिर आगे चलकर भी तबाही ही मचाएगी, उसने मजीद जंगें ही छेड़नी है। तो दुनिया को उस वक्त जब अलर्ट हो जाना चाहिए था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो आज रिपोर्ट दी है कि 4 दिनों के अंदर, पहले 4 दिनों के अंदर जो नुकसान हुआ है अमेरिका का, वो $11 बिलियन है मिलिट्री कॉस्ट। बाकी नुकसान तो अब ट्रिलियंस को टच करना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो मिलिट्री कॉस्ट आई है पहले 4 दिनों की, जस्ट अमेरिका की, इजराइल की इसमें नहीं है, इसमें यूएई की, सऊदी अरेबिया की, कतर की, बहरीन और इन सब की नहीं है, जॉर्डन इनकी नहीं है। यूएई ने $2 बिलियन से ज्यादा तो झोंक दिया है जंग में, वो जो सिर्फ इंटरसेप्टर के चक्कर में, सिर्फ इंटरसेप्टर के चक्कर में $11 बिलियन से ज्यादा पहले 4 दिन का खर्चा है अमेरिका का। और अभी ईरान के साथ 100 दिन जंग चलनी है, और $2 बिलियन वो सिर्फ इंटरसेप्टर की मद में झोंक चुके हैं। तो आगे आगे देखिएगा, ये सस्टेनेबल नहीं है। यानी उधर 5,000, 10,000, 20,000 का ड्रोन है, 50,000 का ड्रोन है, इधर है $2 मिलियन का इंटरसेप्टर। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। ये 5-7 दिनों की जंगों के लिए सस्टेनेबल है, लंबी जंगों के लिए सस्टेनेबल नहीं है।
और आज तक कभी ये एयर डिफेंस इस तरह से टेस्ट हुआ भी नहीं है। और इसके बाद जो अगला क्राइसिस दुनिया में सर उठाने वाला है अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए, नॉट फॉर चाइना एंड रशिया इत्तेहादियों के लिए, वो ये कि ये इंटरसेप्टर तो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो फिर वो पैदा करने में तो 15 साल चाहिए। तो 15 साल ही अमेरिका और इसके सारे इत्तेहादी बैठे रहेंगे कि वो इंटरसेप्टर आएंगे, और पहले अमेरिका अपना स्टॉक पाइल पूरा करेगा, फिर इसराइल का करेगा, फिर बाकी दुनिया का अपने इत्तेहादियों करेगा। तो ये तमाम सूरत हाल भी जब वो आपके साथ शेयर करेंगे। नॉर्थ कोरिया से आने वाले मुतालिक जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन सबसे पहले कुछ और गैर मामूली चीजें हैं जो ब्रॉडर स्कोप के अंदर इस जंग को समझना जरूरी है। ईरान ने जो वो अमेजॉन का जो डेटा सेंटर है उसको हिट किया है बहरीन के अंदर, और अभी कुछ देर पहले ये अमेजॉन की अमेरिका की जो मैग्निफिसेंट 7 है, यानी जो उनकी सबसे बड़ी 7 बड़ी टेक कंपनीज हैं उनमें से एक अमेजॉन है। ये इनकी टेक इंडस्ट्री और इनकी इकोनॉमी का पिलर हैं ये सारी बड़ी टेक कंपनीज। तो अमेजॉन को डेटा सेंटर को हिट किया है ईरान ने, और अमेजॉन ने कुछ देर पहले स्टेटमेंट जारी किया कि फौरी तौर पर अपने तमाम डेटा का जो बैकअप है वो मिडिल ईस्ट से बाहर जाओ शिफ्ट किया जाए, यूएई से खास तौर पर बाहर जाओ शिफ्ट किया जाए। तो ये अब ये क्या दें, मिलिट्री इंस्टॉलेशन से मामला शुरू हुआ है, डेटा सेंटर तक पहुंच गया है। तो इस तरह के और वाकयात होने जा रहे हैं, होटल्स, एयरपोर्ट्स के करीब फैसिलिटीज, कोई और फैसिलिटीज जो 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 मिलिट्री की बेसिस जब वो सिर्फ नहीं होंगी वो हिट होने जा रही है। ईरान एक्सपैंड करने जा रहा है। तो इस बात को समझना जरूरी है कि ईरान ये क्यों करने जा रहा है, बस अंधाधुंध करने जा रहा है या पीछे कोई स्ट्रेटजी है। तो हमने जो आपको ये बात बताई थी कि ईरान ने एक ब्रॉडर वॉर शुरू कर दी है अमेरिकी इकोनॉमी को हिट करने की। इकोनॉमिक एम्पायर जो खड़ा है उसी के ऊपर उसका मिलिट्री एम्पायर है, और मिलिट्री एम्पायर के सर के ऊपर वो दंदराता फिरता है। तो अब इस कोर पावर को हिट करने का ईरान ने फैसला कर लिया, वो ब्रॉडर वॉर उसने शुरू कर दी है, जिसके अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश शामिल है, जिसके अंदर ये डेटा सेंटर्स को हिट करना शामिल है, जिसके अंदर और बहुत सारी फैसिलिटीज को जब हिट करना शामिल है। तो वो मैं आपके सामने मुख्तसरन जब रख देता हूं, क्योंकि अब इसके बहुत बड़े असरात जब आने वाले हैं, और इसी के आगे चलते चलते कहीं न्यूक्लियर भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर जब कोलैप्स होने वाली। अब जनाब जो 70s है, 70s के अंदर हमें जाना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए। 70s के अंदर अमेरिकी उनका जो है वो भुरकस निकल चुका था अमेरिका का, ड्यू टू वियतनाम वॉर। 20 साल की ये जंग थी, बहुत पैसे लग गए, बहुत नुकसान हो गया, तो भुरकस निकला हुआ था अमेरिका का, इन्फ्लेशन हाई थी। तो उस वक्त अमेरिका को सहारा दिया एक मुल्क और उसकी दौलत ने। और आज तक अगर अमेरिका एज एन एम्पायर मौजूद है तो उसमें वो मुल्क, उसकी दौलत और वो मुआहिदा, उसका सबसे बड़ा किरदार है, और वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया और उसका ऑयल, और फिर उसके बाद बाकी खलीजी रियासतों से भी इसी तरह के मुआहिदे हुए। तो सऊदी अरेबिया और उसका ऑयल और ये एग्रीमेंट, ये अमेरिका की एम्पायर का सबसे बड़ा पिलर साबित हुआ, क्योंकि यहां पर मुआहिदा होता है पेट्रो डॉलर का। क्योंकि बुनियादी तौर पर जब डॉलर को वर्ल्ड वॉर के बाद एक इंटरनेशनल करेंसी माना गया तो ये लिंक था विद गोल्ड। तो जितना ये डॉलर प्रिंट कर रहे थे तो उतना पीछे गोल्ड तो नहीं था, तो जरूरत थी कि इसको डॉलर गोल्ड से जब वो डिटैच किया जाए। तो फिर इन्होंने इसको अटैच कर दिया विद ऑयल, कि जो भी ऑयल खरीदेगा उसको डॉलर में खरीदना पड़ेगा। तो पेट्रो डॉलर जो करेंसी आप सुनते हैं। अच्छा, तो ये मुआहिदा हुआ, इसके बदले में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया और फिर इसी तरह के मुआहिदे बाकी खलीजी रियासतों से हुए, उनको जो है वो प्रोटेक्शन देना थी, फिर बेसिस कायम हुई, उनको प्रोटेक्ट जो है वो करना था। और इस नतीजे में ये जो मुआहिदा हुआ और जो ऑयल बेचा जाना था सऊदी अरेबिया और बाकी गल्फ रियासतों का, उससे ज़ाहिर है हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आने थे। सारी इकॉनमी उसके मुताबिक शेप हो रही थी ना, तो उसमें से जो सारे पैसे आने थे उसमें मेजर हिस्सा जो है वो अमेरिकन इकॉनमी में शिफ्ट करना था, अमेरिकन इकॉनमी में इन्वेस्ट करना था, अमेरिकन बॉन्ड्स जो है वो खरीदने थे। मुख्तलिफ डायमेंशन के अंदर वो पैसा अमेरिकन इकॉनमी में इन्होंने जाकर लगाना था। और सारे अमेरिका को वैसे भी फायदा तो हो रहा था, क्योंकि डॉलर, सबको डॉलर चाहिए ना, तो डॉलर की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि ऑयल आपको डॉलर में मिलेगा, और ऑयल हर मुल्क की जरूरत है, तो इसलिए डॉलर की हेजेमनी बरकरार रही। किसी ने इसको तोड़ने की कोशिश की, जैसे लीबिया, मुअम्मर कज़ाफी डॉलर के बगैर ऑयल बेचेंगे, सद्दाम हुसैन डॉलर के बगैर ऑयल बेचेंगे, मडोरो डॉलर के बगैर ऑयल बेचेंगे। तो तीनों के साथ क्या हुआ? तो इसलिए यानी कि जिसने अगर इसको तोड़ने की भी कोशिश की, कि डॉलर से बाहर निकलने की कोशिश की, उसका जो हसन नशर है वो कर दिया गया। तो यानी कि वो सारी इकॉनमी, उसका कोर क्या है, वो यहां बादशाह की जान तोते में, और वो तोता यहां है गल्फ में, ठीक है। तो अब जो पैसा यहां से जनरेट हो रहा है वो इस पेट्रोल डॉलर से जनरेट हो रहा है, ऑयल बेचने से जनरेट हो रहा है, सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और आज 21st सेंचुरी में 2026 में क्या मामला है? आज मामला यह है कि अमेरिकन इकोनॉमी का जो, यानी आज का दौर टेक्नोलॉजी की जो इनोवेशन एआई की सूरत में सामने आई है, तो एआई की सारी जो है ना फंडिंग और एआई की सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसका जो पैसा है वो इन मुल्कों ने देना है, और यहीं पर डेटा सेंटर्स लग रहे हैं और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इन्होंने फंड करना है, जो कि अमेरिकन इकोनॉमी का अगेन उनकी टेक्नोलॉजिकल बढ़तरी, जिससे सारे पैसे भी आते हैं, सारा कुछ है, तो वो इन मुल्कों के साथ जुड़ा हुआ है। ये अगर फॉल करते हैं या इनको नुकसान होता है या यहां पर इकोनॉमी हिट होती है, तो
अमेरिकन इकॉनमी हिलती है। सही, तो ये एक यानी कि ओवरऑल थ्योरी है, ये एक ओवरऑल ब्रॉडर वॉर है जिसको ईरान जब शुरू कर चुका है। यहां से ऑयल नहीं जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी, ओवरऑल वर्ल्ड इकॉनमी भी हिल रही है और सारा कुछ ही हिल रहा है। तो इस तरह से अमेरिकन इकॉनमी को जब हिट किया जा रहा है, तो ये अंधाधुंध नहीं है कि गुस्से में आकर स्ट्रेट हॉर्मोज भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया, वो भी बंद कर दिया, उधर भी मिसाइल मार दी, उधर नहीं, ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है सुनने वाली, और वो ये है कि अमेरिका को भी थोड़ा सा सऊदी अरेबिया से गिला था। ये जो मुआहिदा है जो 1974 के अंदर हुआ, ये इस वक्त जब वो एक्सपायर हो चुका है, ये 50 साल मुआहिदा था, 2024 के अंदर ये एक्सपायर हो चुका है। सऊदी अरेबिया जो है उसने ये मुआहिदा रीन्यू नहीं किया है। अमेरिका इस बात पर बहुत नाखुश है, लेकिन अभी तक सऊदी अरेबिया ने किसी और मुल्क के साथ भी तो मुआहिदा नहीं किया। सऊदी अरेबिया अब चाहता है कि इसमें वो थोड़ा सा और लेवरेज हासिल करे और इसमें वो युआन के अंदर भी चाइना को ऑयल बेचे, क्योंकि चाइना की डिमांड यह है कि चूंकि वो मल्टी डॉलर करेंसी और ब्रिक्स और वो सारा, तो युआन के अंदर जो है वो ऑयल बेचे या किसी और करेंसी के अंदर भी वो बेचे, सिर्फ डॉलर तक महदूद ना रहे। ये सऊदी अरेबिया में एक सोच है कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया नहीं है और अभी तक अमेरिका से मुआहिदा भी रिन्यू नहीं किया है, जिसके ऊपर सारी इकॉनमी खड़ी हुई है। तो इस पर अमेरिका नाखुश है। अमेरिका वही मुआहिदा और मजीद शरात के साथ टोटल सरेंडर एग्रीमेंट वो चाहता है सऊदी अरेबिया से। तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया और इन ममालिक को थोड़ा सा ट्यून करना चाह रहा था, थोड़ा सा जो सर उठाने की ये ममालिक कोशिश कर रहे हैं और ओआईसी थोड़ा सर उठाने की कोशिश कर रही है, इसको भी जरा दोबारा उसी स्टेज में वापस लाया जाए। और इजराइल को तो आपको पता है सबसे ही मसला है, इजराइल तो सबको ही सबकी बर्बादी चाहता है, और इजराइल को इस वक्त तो बहुत ज्यादा मसला है इन ममालिक से, क्योंकि अमेरिका कह रहा था भाई हमने F-35 देना है, और इजराइल कह रहा था मत दो, अमेरिका कह रहा था हमारी मजबूरी है इनको F-35 देना। यूरोपियन कह रहे थे हम तो फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करेंगे, इजराइल कह रहा था मत करो। यूरोपियंस कह रहे थे नहीं हमारी मजबूरी है, ज़ाहिर गल्फ और उनके साथ हमारे ताल्लुकात अब आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये करना होगा। तो इसलिए इजराइल ये चाहता है कि इनकी हैसियत जब वो खत्म हो। और अब देखिए सऊदी अरेबिया तुर्की से फाइटर जेट्स खरीद रहा है। अमेरिका को ये बात पसंद नहीं है। अमेरिका ने इस जंग से 5-7 दिन पहले ही बड़े सख्त अल्फाज के अंदर सऊदी अरेबिया को कहा कि तुम वहां से जेट्स नहीं खरीदोगे। तो वो चाहते थे कि थोड़ा सा ट्यून किया जाए इनको भी, ताकि अपने मुताबिक इनको मजीद ढाला जाए, जो हम करवाने चाहते हैं ये वैसा ही करें। और जैसे वो इनको कह रहे हैं भाई चाइना को यहां से निकालो, ये चाइना को निकालने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब उससे भी ज्यादा मामला उल्टा हो गया, यानी वो सारी जंग अमेरिका पर उल्टी पड़ गई। वो इनको थोड़ा सा ट्यून करके अपने मुताबिक मुआहिदे कुछ करवाना चाह रहे थे, सही है ना, लेकिन वो ट्रस्ट भी जाता रहा। अरबों को पता चल गया कि अमेरिका, वो अब देखे ना कब के मुआहिदे हैं, कई दहाइयां पहले के मुआहिदे हैं और आज के दिन के लिए थे, क्योंकि इन पर तो कभी पहले अटैक हुआ नहीं। तो आज के दिन के लिए मुआहिदे थे और अमेरिका ने जो किया है वो आपके सामने, तो उनका ट्रस्ट भी शेक हो गया। और ऊपर से ईरान ने जब एक ब्रॉडर वॉर जब शुरू कर दी है, एक चाइना के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और एक फेमस थिंक टैंक के तौर पर इस वक्त जाने जा रहे हैं, चाइना की बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने 3 प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने कहा था कि ट्रंप जीतेगा इलेक्शन, फिर उन्होंने कहा था ट्रंप इलेक्शन जीत कर जो है वो ईरान पर हमला करेगा, फिर उन्होंने कहा था कि वो ईरान की जंग हारेगा। ये उनकी 3 प्रेडिक्शन थी। कल उनका अमेरिकन जो मीडिया है उस पर इंटरव्यू भी हुआ है और उन्होंने ये सारी बात वहां पर बयान की है उनकी, यानी कि ट्रंप के इलेक्शन से पहले की ये 3 प्रेडिक्शंस है। ट्रंप इलेक्शन जीतेगा, जीतने के बाद वो ईरान पर हमला करेगा और इस जंग में अमेरिका हारेगा। तो उन्होंने ये बात बयान की है ताज़ा तरीन के। और एक तो ये सारा ब्रॉडर जो वॉर है इकोनॉमिक हेजेमनी, उन्होंने कहा कि ये गल्फ जो है ये लिंच पिन है फॉर अमेरिकन इकॉनमी, ये सारा बात उन्होंने बयान की है। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ईरान एक थका देने वाली वॉर ऑफ अट्रिशन जब इनके खिलाफ शुरू कर चुका है, ईरान ने यह फैसला कर लिया है कि वो बिल्कुल अमेरिकन इकॉनमी को जब वो हिट करेगा और हर हद तक जब वो जाएगा और आगे बढ़कर अगर ये मुल्क हमला कर देते हैं तो फिर डिसैलिनेशन जो प्लांट्स हैं, वाटर प्लांट्स, ये वो सारा ग्रिड स्टेशन, और इसके खिलाफ भी ईरान जब वो जा सकता है। यानी ईरान ने फैसला कर लिया कि अब अमेरिका का मुकुट ठपना है हर अंदाज में, और स्ट्रेट हॉर्मोज वो नहीं खोलेंगे जो मर्जी कर ले। ये वो शख्स बात कर रहा है जिसने ये सारी प्रेडिक्शन की हुई है, यानी वो कोई नजूमी तो नहीं है ना, एक प्रोफेसर है और वो सारे हालात को और सारी चीज़ों को देखकर उसने ये बात की थी। तो ये एक एक करके जब सच साबित हो रही है। खैर, अब नॉर्थ कोरिया ये कह रहा है कि वी आर रेडी टू प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ सपोर्ट। बड़ी सख्त उनकी ये बातें सामने आई हैं। नॉर्थ कोरिया सिग्नल्स मिलिट्री सपोर्ट फॉर ईरान, और एक मिसाइल उन्होंने कहा हमारा काफ़ी है इसराइल के लिए, ओनली 1 मिसाइल। और नॉर्थ कोरिया ने कहा कि अगर हमारा कोई भी शहरी उसको नुकसान हुआ तो वी वुड बी इन वॉर इमीडिएटली। और आज ही किम जोंग उन ने ओवरसी किया है क्रूज मिसाइल का तजर्बा जो कि नेवल डिस्ट्रॉयर से किया गया है। तो अब ये तमाम मुल्क समझ रहे हैं कि भाई मिलिट्री के अलावा अमेरिका किसी के बाद इसके साथ मुज़ाकरात करना, इसके साथ कुछ दरमियानी रास्ता निकालना, ये सब फजूल बात है। ये सारा ट्रस्ट अमेरिका का जाता रहा। हालांकि आपको पता है नॉर्थ कोरिया अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने जा रहा था, लेकिन ये ईरान की हालत देखकर नॉर्थ कोरिया ने अपनी टोन बदल ली है। उन्होंने कहा हम तो इस जंग में आ रहे हैं,
तो ये बाकी दुनिया को भी बिल्कुल अंदाजा हो गया है कि अमेरिका से कोई डिप्लोमेसी काम नहीं करेगी।